हेलो गाइस, मैं हूं पूरन देवांगन और स्वागत है आप सभी का पूरन सर क्लासेस में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्षेत्रमिति के 25 बेहतरीन सवाल जो आपके हॉस्टल वार्डन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो धैर्य से देखिए, एक एक टाइप समझिए, एक एक क्वेश्चन समझिए, पूरा डिटेल के साथ हम इस सारे सवालों का जवाब पाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल है, देखिए, एक त्रिभुज का परिमाप 84 सेंटीमीटर है। कोई भी त्रिभुज होता है उसका परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, वो है 84 सेंटीमीटर तथा इनकी भुजाएं 13, 14 और 15 के रेशियो में दी गई हैं। तो इनके त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है उनको हमको पूछ रहा है। तो हमारा देखिए ए, बी और सी, ये त्रिभुज का क्या है? भुजा है। ये त्रिभुज का भुजा है। इनका अनुपात दिया है 13, अनुपात 14, अनुपात का 15। तो हम इसको क्या मान सकते हैं जी? हम इसको मान सकते हैं 13x, 14x और 15x, यही बोलेंगे। तीनों का परिमाप क्या दिया है? 84। तो हम क्या कर लेंगे? परिमाप बराबर क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो परिमाप हमारा 84 दिया है, तो ये हो जाएगा 13x प्लस 14x प्लस 15x बराबर हो जाएगा 84। ठीक है। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसको सीधा सीधा रेशियो में जो दिया है उसमें बांट लेंगे। ये भी काम नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा बोलेंगे ए का मान क्या है। हमको पता है कि परिमाप तीनों का योग है 84। तो हम क्या करेंगे? ए बराबर 84 का कितना हिस्सा है? 13 हिस्सा। नीचे सभी अनुपात को जोड़ के आप रख दो। तो 15 और 14 29 और 13 क्या हो जाएगा? 42। 42 से कम 42, 42 दूनी, तो 13 दूनी क्या हो जाएगा जी? 26। ए का मान आ गया सीधा सीधा 26। बी का मान वैसे ही निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 84 का कितना भाग है? 14/42 भाग। 42 से कम 42 दूनी, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा अपने को देखिए क्या बोलता है, तीसरा चीज़ दिया है। क्या दिया है? कि C का वैल्यू, C बराबर क्या होगा अपना? 84 में कितना हिस्सा में है? 15 बटे क्या हो जाएगा? 42। 42 से कम 42 दूनी, 15 दूनी क्या हो जाएगा जी? 30। A, B और C का वैल्यू अपना आ गया। अब अगर ट्रिपलेट रूल अगर याद रहता तो हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बताते, लेकिन ट्रिपलेट रूल में लगेगा नहीं है, क्योंकि ट्रिपलेट रूल है ही नहीं एक त्रिभुज जो है वो। तो हम क्या करेंगे? परिमाप का कौन सा क्षेत्रफल लगाएंगे? हीरोन्स का फार्मूला। कौन सा फार्मूला? हीरोन्स का फार्मूला लगाएंगे। तो उसके लिए अपने को S की आवश्यकता होती है। S = A + B + C अपॉन क्या होता है? 2। A + B + C दे दिया है 84, बटे का 2 कर लेंगे तो S = हो जाएगा हमारा 40 का 2। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकलेगा इस तरीका से। तो क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? रूट में एक बार लिख देता हूँ क्या फार्मूला प्रयोग हो रहा है? S - A, S - B और S - C। इस फार्मूला को लगाएंगे, वैल्यू प्राप्त करेंगे। S का वैल्यू हमने निकाल लिया है कितना? 42। फिर उसके बाद A का वैल्यू, A का वैल्यू 42 में घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमको? 4 और 2 6, 16 मिल जाएगा। यहाँ होगा 42 माइनस कितना हो जाएगा? 26। 42 माइनस 26 कितना होगा? 16। ठीक है। तो ऐसे ही डायरेक्ट एग्जाम हॉल में करना है ना। और 42 माइनस क्या करेंगे? 28, तो क्या मिल जाएगा हमको? 14। और 42 माइनस 30 तो हो जाएगा हमारा 12। इसको आप गुणा करिएगा मत, एक साथ गुणा करेंगे तो समस्या आएगी कि हम रूट वैल्यू प्राप्त करने में कठिनाई हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? छोटे छोटे पार्ट में ही रखते हैं इसको। अब इसको क्या करेंगे हम? 42 को 7 के पहाड़ा में तोड़ लें। चलिए, 7 छक्कम 42, तो 6 को हम कर लेते हैं 2 × 3। 42 का हो गया 7 × 2 × 3। उसके बाद 16 को हम करेंगे, 16 को रहने दीजिए क्योंकि 16 तो क्या है? √4 का वैल्यू बताएगा। सॉरी, √16 जो है वो 4 का वैल्यू बताएगा। 14 के बारे में बात करूँ तो 7 × 2 कर लो और 12 के लिए क्या कर लो आप? 3 × 4 कर लो। इसमें से जो रूट वाले वैल्यू हैं, जो एग्जैक्ट स्क्वायर वैल्यू बनाते हैं, वो बाहर निकलते जाएंगे। तो 16 में से क्या निकलेगा? 4। 2 यहाँ पर 2 बार है, 1 बार 2 बाहर। 3 भी 2 बार है, 1 बार 3 बाहर। 7 भी 2 बार है तो 1 बार 7 बाहर। और ये √4 का वैल्यू कितना होता है? 2। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 4 दूनी, अच्छा इकाई अंक सभी में देखिए अलग अलग है, तो आप इकाई अंक के माध्यम से भी जा सकते हैं यहाँ पर। 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 42 दूनी 84 और 84 चौक, तो 8 चौक 32, 320 और 4 दूनी 8, 300 कितना हो जाएगा? 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसका आंसर निकलेगा हमारा कितना?
336 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा क्वेश्चंस क्या था हमारा, लेंदी था, क्योंकि यहाँ पर अनुपात दिया है, परिमाप दिया है, तो क्षेत्रफल निकालने में थोड़ी सी क्या होती है, दिक्कत आती है। अगर यही चीज़ क्या होता, समकोण त्रिभुज होता तो आसान हो जाता क्वेश्चन, लेकिन समकोण त्रिभुज नहीं था, इस वजह से क्या हुआ है, ये हीरोन्स का फार्मूला लगाया और आंसर निकला है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर। हाँ, जैसे रूट के अंदर दो दो बार रहेगी कोई चीज़ ना, एक एक बार बाहर होते जाएगा। ये जैसे रूट 16 है तो यहाँ पर 4 दो बार है, तो एक 4 बाहर निकल गया इसके लिए। वैसे यहाँ पर रूट 4 है तो इसके लिए 2 बार 2 होता है ना, मतलब रूट के अंदर कोई स्क्वायर नंबर है वो अपने स्क्वायर नंबर के साथ निकल जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए सवाल क्रमांक 2 हमारा देखिए, बोलता है किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 3, 4 और 5 है। तो रेशनल रूप से अगर 3, 4, 5 है, इसका मतलब है ट्रिपलेट रूल आ रहा है। ट्रिपलेट रूल क्या होता है, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13 है ना। तो ये सब क्या है, 12, 16, 20, ये सब क्या है, ट्रिपलेट रूल में है। तो जब रेशियो में रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और जब डाटा आपको क्या दे, संख्यात्मक मान में भी दे दे कि भुजा का मान है भैया आपका 5 है, 12 है और 13 है, तो आप उस समय क्या मान लेंगे, उसको समकोण त्रिभुज मान लेंगे। समकोण त्रिभुज मान लेंगे तो आसान हो जाएगा ना जल्दी से क्षेत्रफल वगैरह निकालना उसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो रेशियो दिया है अपने को ए, बी और सी का, वो क्या दिया है, ए, बी और सी का जो रेशियो दिया है वो दिया है 3 अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो दिया है 3 अनुपात 4 अनुपात 5। तो ये हो जाएगा 3x, 4x और ये 5x। यहाँ पर ए मतलब क्या है, आधार, और बी मतलब लंब, और सी मतलब क्या होगा, कर्ण होगा। कर्ण क्यों होगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो भुजा होगी वो कर्ण की ही भुजा होगी। सबसे बड़ी भुजा को हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए रेशियो में जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भुजा होगा। तो यहाँ पर आधार, लंब और ये हो गया हमारा कर्ण। यहाँ पर क्षेत्रफल आपको बताया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बतला रखा है, 216। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सामान्यतः देखें तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर 1/2 क्या हो जाएगा, आधार गुणित का क्या हो जाएगा, ऊंचाई। अब ऊंचाई तो मेरे पास नहीं, लेकिन ये जो लंब रेखा है वो ऊंचाई का ही तो काम करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब बराबर क्या हो जाएगा, 216। आधार कितना है, 3x, और लंब कितना है, 4x। तो 3x और 4x कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा जी, 12x स्क्वायर बटे 2। तो 2 से कटेगा तो 6, 216 को आप 6 से काटोगे तो 6 एक कम, 6 तिया 18 और 6 छक्का 36। तो यहाँ पर हमारा x का मान क्या आ रहा है, 6। x का मान क्या आएगा, x स्क्वायर बराबर आ रहा है 36, तो x का मान क्या आएगा, 6। इसको छोटा करके मैं लिख देता हूँ, ये लीजिए। देखो यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल टू मेरा आया है 36, तो x बराबर क्या आएगा जी, 6 आएगा। x बराबर क्या आएगा, 6। अब x बराबर 6 आ गया, वो बोल रहे हैं सबसे छोटी भुजा का मान ज्ञात करो। तो सबसे छोटा कौन होगा, जो अनुपात में छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन है, ये। तो इसका मान क्या होगा, 3 गुणित 6, 3 छक्के 18 सेंटीमीटर में, देखो 18, ये देखो ऑप्शन सी। तो इस तरह से सवाल जल्दी से हम करेंगे, है ना। पहले तो जो सवाल दिया है उसको थोड़ा सा आप होल्ड करके क्या करिए, दिमाग में एनालाइज कीजिए कि क्या दिया है और क्या करना है अपने को। इतना काम कर लेंगे, फिर गुणा भाग जोड़ना घटाना, फार्मूला कौन सा लगाना है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो सारे चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नहीं तो नहीं सोचोगे तो कुछ भी लगाते रहोगे, मिलेगा नहीं। तो पहले आप फार्मूला बेस्ड क्या है चीज़ें हैं, तो फार्मूला कौन सा लगेगा इस पर थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, उसके बाद आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना। चलिए सवाल क्रमांक 3। सवाल क्रमांक 3 हमारा क्या कहता है, बहुत बढ़िया सवाल है ये। देखिए क्या बोलता है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष लंब में 10% की वृद्धि की जाती है। कोई एक त्रिभुज है मेरा, उसमें शीर्ष लंब क्या होता है, कोई एक त्रिभुज है, इसमें शीर्ष लंब रेखा कौन सी है, कल बताया था, याद करो। शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, शीर्ष लंब कहते हैं। तो ये हमारा शीर्ष लंब, इसमें क्या किया गया, 10% का वृद्धि किया गया, प्लस 10% किया गया है। तो बोल रहा है उसके क्षेत्रफल यदि समान रहता है तो आधार में क्या कमी, कितने % कमी करना पड़ेगा, ये बताइए। ये जो शीर्ष लंब की ऊंचाई है, ये जो शीर्ष लंब है वो इस त्रिभुज का ऊंचाई है कि नहीं। जहाँ पर 90 अंश का कोण बनाया मतलब वो ऊंचाई होता है। तो
तो हमारा कहने का तात्पर्य ये घुमा कर दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि सवाल नहीं बनेगा। ये बोल रहा है कि ऊंचाई में 10% की कमी नहीं बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहा है, शीर्ष लंब करके बता रहे हैं ऊंचाई को। तो ऊंचाई ही क्या है, शीर्ष लंब है। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, अभी तो हमने देखा आधार गुणित ऊंचाई। समकोण के केस में ये ऊंचाई को लंबाई कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। लंब जो होता है, लंब रेखा, वो 90 अंश पर काटती है ना। तो यहाँ पर आधार गुणित ऊंचाई। प्रश्न ने कहा है ऊंचाई को मैं बढ़ाया और क्षेत्रफल को मैं क्या रखना चाहता हूँ, स्थिर रखना चाहता हूँ, समान रखना चाहता हूँ। मतलब जो पहले था वही बाद में भी होगा जब मैं ऊंचाई को इसका बढ़ा दूंगा। तो मेरा आधार को कम करना पड़ेगा, 1/2 है ना, ये 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये बताइए जब ये स्थिर है तो आधार और ऊंचाई में कैसा संबंध, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पर देखिए आधार और ऊंचाई में क्या संबंध है। यदि मेरा ऊंचाई जो है 100 था, वो चेंज होके क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 110 हो जाएगा। 10% बढ़ा, कितना हो जाएगा, 110। तो इसी का उल्टा मेरा क्या होगा, संबंध तो यहाँ पर आधार और ऊंचाई का कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, किस वजह से, क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इस वजह से। क्लियर है। तो यहाँ पर आधार जो होगा वो हमारा हो जाएगा 110 में कितना, 100 मिलेगा वो। इसी का उल्टा अनुपात क्या कहलाएगा, आधार का अनुपात कहलाएगा। ऊंचाई का उल्टा अनुपात आधार का अनुपात। क्यों, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, स्थिर है। तो ये बताइए कितने की कमी आई, 10 की कमी आई। कमी आई ना, पहले 110 था अब 100 हो रहा है, तो कमी आई। तो परसेंट कमी को पूछ रहा है वो। तो 10 की कमी कितने में हुई, 100 में हुई कि 110 में हुई, 110 में हुई। हम ऊंचाई आधार के माध्यम से देख रहे हैं ना, ऊंचाई तो बता दिया उन्होंने क्या हुआ है, आधार के माध्यम से देख रहे हैं। तो हमारा 110 नीचे आएगा और परसेंट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। 0 का 0 से कैंसिल हो जाएगा। 100 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 11 या 99 सही 1/11%। तो कितने परसेंट की कमी आएगी, 9 सही 1/11% की मेरी क्या आएगी, कमी आएगी। तो इस तरह से सवाल का आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है समझ में आया। ये स्थिर होने की वजह से ऊंचाई बढ़ा है तो आधार में क्या करना पड़ा, कमी करना पड़ा। ठीक है, ओके। अगला सवाल है हमारा, 32 सेंटीमीटर परिमाण वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कितने सेंटीमीटर परिमाण है, 32। परिमाण का मतलब है इसकी क्या, परिमाप, पेरीमीटर। यहाँ इंग्लिश में बोला होगा पेरीमीटर करके, देखो इधर। 32 सेंटीमीटर परिमाप वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी एक भुजा 11 सेंटीमीटर है और दूसरी दोनों भुजाएं का अंतर जो है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, इनमें ए, बी और सी है। तो परिमाप जो है ए, बी और सी टोटल कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर। उसमें से एक जन को दे दिया है 11। तो किसी को भी मान लो आप, मैं ए को मान लिया 11 दिया है, चलो मैं ए को क्या मान लिया, 11 दिया है। तो यहाँ पर बी प्लस सी निकल पाएगा कि नहीं, 32 माइनस 11, तो बी प्लस सी मेरा क्या आया, 21 आ गया, इक्वेशन नंबर 1। बाकी बोलता है दूसरी दोनों भुजाएं, भाई एक भुजा का मान दे दिया 11 तो बाकी दो भुजा मेरा बच गया बी और सी। इन दोनों भुजाओं को मैं अगर अंतर करता हूं तो क्या मिलता है, तो मैं b माइनस सी कर रहा हूं, b को बड़ा बना रहा हूं, c को छोटा बना रहा हूं। तो b माइनस सी क्या हो जाएगा, 5, इक्वेशन नंबर 2। ये बताइए ऐसी स्थिति हजारों बार आई होगी हमारी कंडीशन कि किसी भी संख्या में a प्लस बी है और a माइनस बी है, तब की स्थिति में हम क्या करते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे जी बताओ, क्या कर देंगे। तो b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 21 और 5 को जोड़कर किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, b का मान 13। c का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 21 और 5 को घटाएंगे और 2 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 8। b का मान 8, b का मान 13, c का मान 8 और a का मान क्या है 11। तो a का मान 11 निकल गया, b का मान हमारा क्या निकल कर आया, 13 निकल कर आया और c का मान क्या निकल कर आया, 8 निकल कर आया। यही हुआ। अब ये बताइए ये कोई ट्रिपलेट रूल में तो नहीं आ रहा है, नहीं आएगा। ट्रिपलेट रूल में नहीं आएगा मतलब समकोण नहीं बनेगा। समकोण नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल हमको हीरोन्स के फार्मूला से निकालना पड़ेगा। बोल क्या रहा है ये, क्षेत्रफल त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, तो फिर वही एस माइनस बी एस माइनस सी वाले कॉन्सेप्ट को लगाना पड़ेगा। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है,
त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर से एक बार लिख देते हैं उसको, क्योंकि हमने पहले ही सवाल किया था। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए मेरा एस का वैल्यू क्या होगा, तीनों को जोड़ने पर कितना आता है, 32 आता है। तो मेरा एस का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 32/2। एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, तो एस का मान क्या हो जाएगा, 16। एस का मान क्या हो जाएगा जी, 16। एस का मान 16 हुआ तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुटअप करेंगे, तो 16, फिर 16 में कितना को घटाऊंगा, 11 को, तो कितना आ जाएगा, 5। ये काम आप एग्जाम हॉल में कर रहे हैं तो जल्दी से कर सकते हैं। 16 में मैं क्या घटाऊंगा, 13, तो कितना मिलेगा मुझे, 3। और 16 में मैं क्या घटाऊंगा, इस सी को घटाऊंगा, 8, तो 16 में 8 गया तो कितना बचेगा, 8। ठीक है, इसको छोटे छोटे भाग में तोड़ लीजिए जहाँ तक टूटता है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो चलिए इसमें देखिए रूट वाला कॉन्सेप्ट होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये पूरा पूरा बाहर नहीं निकल रहा, जो बाहर निकलेगा उसको निकालेंगे। तो 16 में से क्या निकल गया, 16 में से क्या निकल जाएगा जी, 4। रूट में मेरा क्या अच्छा एक चीज़ और निकलेगा, अभी थोड़ा सा गैप देकर रखता हूँ। ये 5 के लिए और कोई 5 है नहीं तो अंदर रहेगा, 3 के लिए कोई है और 3 है नहीं, अंदर रहेगा। और यहाँ से देखो 4 × 2 करूँगा इसको, तो इस 4 को मैं क्या कर सकता हूँ, बाहर निकालूंगा। तो रूट 4 बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा मुझे, 4 × 2, रूट में क्या बचेगा, 5 × 15 दूनी 30 मिलेगा कि नहीं। तो देखिए 4 दूनी 8 रूट का 30, देखो ऑप्शन में है क्या, 8 रूट का 30, ये ऑप्शन ए। इस तरह से निकालेंगे सवाल, इस क्वेश्चन का आंसर हम। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया नहीं है, पूछ रहा है, त्रिभुज का परिमाप दिया है। देखो कंडीशन क्या है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार तो चलो आप किसी भी बेस पर रखोगे तो मिल जाएगा, लेकिन ऊंचाई मिल पाएगा क्या, नहीं मिल पाएगा। कंडीशन वहीं पे फंसती है कि हमको ऊंचाई नहीं मिल पाता है। क्लियर है, तो जब ऊंचाई नहीं मिलेगा, मान लो मैं इसमें ऊंचाई बनाने की कोशिश भी करता हूँ, ये त्रिभुज है, 13 है, ये 8 है, 11 है, ऊंचाई बनाने की भी कोशिश करता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक किस अनुपात में डिवाइड करता है उसको निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। और मतलब भाई कहीं ना कहीं आप यहाँ पर अगर ऊंचाई वाली रेखा खींचोगे तो ये अपना समकोण त्रिभुज बनाएगा। कौन सा त्रिभुज बनाएगा, समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो समकोण त्रिभुज में अपने को इसका मान और इसका मान तो पता है, चलो इसका मान निकालना पड़ेगा। तो अपने को ऊंचाई निकालना है तो ये वाला मान पता होना जरूरी है, और चूंकि ये वाला मान पता नहीं, टोटल पता है 13 है, तो हम इसको कितना है ये नहीं बता पाते ना। इसीलिए कंडीशन हीरोन्स का थ्योरम लगता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर ऊंचाई दिया है तब की स्थिति है कि हम डायरेक्ट 1/2 आधार गुणित ऊंचाई कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज में डायरेक्ट क्या होता है फार्मूला, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। क्यों, क्योंकि आधार और ऊंचाई दिया रहता है उसमें। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। सवाल अगला है हमारा, एक समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज है, कौन सा है, समचतुर्भुज है, रंबस है ना। इसका परिमाप दिया है अपने को क्या, 20 सेंटीमीटर। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ये है मेरा 20 सेंटीमीटर परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, 4a = 20, तो a बराबर क्या निकलेगा, 5। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, समचतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है, और आमने सामने का कोण समान होता है। सभी कोण समान नहीं होते हैं, आमने सामने का कोण समान होता है। क्लियर है, तो ये है हमारा कितना, a 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। तो अगर मैं बात करूं इसके विकर्ण कौन कौन है, तो विकर्ण जो है वो आपको पता है, ये मेरा विकर्ण है और ये दूसरा मेरा विकर्ण है, यही विकर्ण है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जब विकर्ण समचतुर्भुज में प्रॉपर्टीज़ क्या है, सबसे बढ़िया प्रॉपर्टीज़ है, ध्यान से सुनो, यही से सवाल ज़्यादा आते हैं, मैं पहले से बोल दिया हूँ। यहाँ पर क्या होती है, ये सभी भुजाएं क्या है, समान हैं, और इनके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते। दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। सवाल पूछा जा चुका है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र में विकर्ण बराबर होता है। पहली चीज़ तो त्रिभुज में कोई विकर्ण होता नहीं है, तो सवाल कहाँ से करेगा, चतुर्भुज से। चतुर्भुज में कौन कौन सा ऐसा चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण को बराबर माना जाता है। 2 विकर्ण होते हैं चतुर्भुज में, दोनों बराबर कब की स्थिति में होगा, एक तो वर्ग में होगा, दूसरा आयत में होगा। दोनों विकर्ण आपस में बराबर। समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ और तो कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती है इसकी। तो क्या प्रॉपर्टीज है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटता है और दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में डिवाइड करता है। मान लो ये 20, ये 10 है, ये तो 5 इधर 5 इधर हो जाएगा, मतलब बराबर 2 भागों में डिवाइड करता है एक दूसरे को, और साथ ही साथ 90 अंश का कोण चारों तरफ बनाता है। तो मैंने कहा है आप एक त्रिभुज को ले लीजिए, सभी त्रिभुज में वही वही भुजाएं आएंगी, तो एक त्रिभुज को आप लेकर सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। तो क्या पूछा क्या है, ये
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है समचतुर्भुज का, एक बार रिमाइंड कर लीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी? 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2। तो हमें d1 और d2 निकालना पड़ेगा। तो देखिए अगर आपको ट्रिपलेट रूल याद है, कौन सा रूल? ट्रिपलेट रूल याद है, तो इस सवाल का आंसर आप इजीली दे सकते हो। देखो ये 90 अंश है, तो इसके सामने वाला भुजा कौन सी भुजा होती है? कर्ण की। तो ये कर्ण है, तो ये मेरा क्या है? लंब होगा, या तो ये आधार होगा। तो 5 कॉम्बिनेशन है, अभी तो पढ़ाया हूँ आप लोग को, अभी तो पढ़ाया हूँ जस्ट 1-2 क्वेश्चन पहले। ये देखो 3, 4, 5 के कॉम्बिनेशन जब था तो हमने उसको क्या बताया था? समकोण। तो वैसे ही मेरा या इस सवाल में 5 पहले से है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। हम जानते हैं कि जो विकर्ण है एक दूसरे को दोनों बराबर बराबर भागों में काटता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो 4 है, मतलब ये बिंदु O मान लेते हैं, तो O से मान लेते हैं B है, ये A, B, C और D। O से B तक का 4 है, तो O से D तक का भी क्या होगा? 4 होगा। तो मेरा D1 जो आया वो क्या आ जाएगा? 8, 4 इधर 4 इधर। वैसे ही D2 क्या आएगा जी? D2 आएगा, ये 3 ये है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? ये 3, तो 3 और 3 क्या हो जाएगा? 6। यहाँ क्षेत्रफल में लगाओगे तो 1/2 8 गुणा का 6, 8 छक्के 48 को 2 से भाग दोगे, क्या आएगा आंसर? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरह से सवाल किए जाएंगे जल्दी से। अगर ट्रिपलेट याद है तो बहुत हेल्प हो जाता है। ट्रिपलेट याद नहीं है तो क्या करेंगे? वही कॉन्सेप्ट बीजगणितीय फार्मूला लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत तामझाम है उसमें, इसीलिए मैं पहले बोल दिया हूँ कि आपको। अच्छा विकर्ण क्या दे रखा है इसका? एक विकर्ण 8 दे रखा है, तो 8 तो हमने भी निकाल लिया। वैसे भी एक विकर्ण क्या दे रखा है? 8 दे रखा है। वैसे भी हमने 8 निकाल ही लिया। कौन से रूल से? ट्रिपलेट रूल से। तो ये इसको भी ध्यान देना कि आपको एक विकर्ण दे दिया है तो आसान हो जाता है दूसरे विकर्ण निकालना, है ना। तो इस तरीके से सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए आगे चलें। अगला सवाल है हमारा, एक बास्केटबॉल का मैदान 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। तो आयताकार एक क्या है? बास्केटबॉल का मैदान है। इसमें क्या बोला है? इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ी समतल दर्शक दीर्घा बनाई गई है। समतल दर्शक दीर्घा का मतलब क्या है? मतलब चौड़ी रास्ता बनाई गई है जो जिसमें चेयर नहीं लगा है, स्टेप बाय स्टेप नहीं बनाया, समतल ऐसे बना दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा आपका, ये देखो समान चौड़ाई का बोला है ना, तो समान चौड़ाई का हम बना देते हैं जी। ये लो, ये हमारा क्या है? 28/15 का क्या था? बास्केटबॉल का मैदान था, जिसमें हमने सभी तरफ कितने मीटर? 5 मीटर का क्या बना दिया? दर्शक क्या बोला है? दीर्घा। दर्शक के बैठने का, खड़े होने का स्थान हो गया। 5-5 मीटर का चारों तरफ बना दिए। बोला है ना बाहर चारों तरफ, तो बाहर बना दिए चारों तरफ। तो ये बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना हो जाएगा? 15 पहले अंदर था, 5 इधर बढ़ा, 5 इधर, तो कितना हो जाएगा जी? 25 मीटर टोटल उस मैदान की बाहरी क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी। और इस मैदान की बाहरी लंबाई क्या होगा? 28 बीच में था, इधर 5 आया, इधर 5 आया, तो 28 और 5 10 कितना हो जाएगा? 38। 10 जुड़ेगा ना, 5-5 मीटर दोनों तरफ बढ़ रहा है। तो जो भी डायमेंशन है हमारा, जो भी हमारा चौड़ाई लंबाई है, उसमें 10-10 जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 38। क्या हो जाएगा जी? 38, ये 25 ये। और वो क्या पूछना चाहता है? दीर्घा का क्षेत्रफल, मतलब वो जो इस भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये वाले भाग का। इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी? इस वाले भाग का क्षेत्रफल, बड़े वाले आयत जो दिख रहा है उसका क्षेत्रफल में छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो चलिए घटा देते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं दीर्घा का क्षेत्रफल। दीर्घा का क्षेत्रफल क्या होगा? 38 × 25 में किसको घटा दूंगा? 28 × 15 को। ठीक है, तो देखो 38 से 25 गुणा होगा तो कितना होगा? 950। 36 बार जाएंगे तो 900 हो जाएगा, 2 12 और 50, तो 950 माइनस 28 15, या ऐसा भी कर सकते हो, 15 8 120 की शून्य हासिल आए 2, 15 दूनी 30 और कितना है हासिल आई? 12। 30 और 12 कितना हो जाएगा? 42। यही होगा ना। 15 8 120 की शून्य हासिल आई 12 और 15 दूनी 30 और 12 42, 420। ये 950 घटाकर देखो कितना आया? 0 3 5, 530। अब ये किस में था? मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। देखो 500
अच्छा ये मीटर स्क्वायर होगा, इसको मॉडिफाई कर लीजिएगा, ये मीटर स्क्वायर है क्योंकि सारे लेंथ वगैरह जो है वो किस में दिया है, मीटर में दिया है, तो मीटर स्क्वायर होगा। तो इस दर्शक दीर्घा का जो दर्शक खड़े होने बैठने होने का जगह है उसका आपका क्षेत्रफल कितना होगा, 530 मीटर स्क्वायर। ओके चलिए सवाल क्रमांक अगला है। शतरंज के बोर्ड में बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शतरंज के बोर्ड में बराबर बराबर 64 खाने हैं। आप सभी को मालूम है कि शतरंज में कितने खाने होते हैं, 64। बराबर बराबर के 64 खाने होंगे तो जाहिर सी बात है उसकी लंबाई और चौड़ाई भी क्या होगी, बराबर भी होगी। सेम सवाल है प्रीवियस जैसे, लेकिन थोड़ा घुमाकर बोला है। यदि प्रत्येक खाने का क्षेत्रफल 6.25 सेंटीमीटर वर्ग है और बोर्ड के चारों ओर 2 सेंटीमीटर चौड़ा, कितने सेंटीमीटर चौड़ा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा एक किनारा बना हुआ है, तो शतरंज के पूरे बोर्ड की भुजा की लंबाई पूछ रहा है। शतरंज के पूरे बोर्ड, तो मान लेते हैं हम शतरंज एक हमारा, यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ मैं, ये मैं मान लेता हूँ कि मेरा 64 खाने इस शतरंज में आ जाएगा। अब इसके बाहर क्या किया गया है, 2-2 मीटर का क्या बनाया गया है जी, 2-2 सेंटीमीटर का क्या बनाया है, चौड़ाई का किनारा बनाया गया है। तो ये किनारा मान लेते हैं, बाहरी बॉर्डर मान लेते हैं इसको, कितने सेंटीमीटर का है, 2-2 सेंटीमीटर का है। क्लियर है। ये यहाँ पर का क्षेत्रफल क्या दिया है, नहीं बताया, बीचों बीच जो क्षेत्रफल है शतरंज का उसको नहीं बताया, लेकिन हाँ ये बताया है कि इसमें 64 खाने हैं और एक खाने का क्षेत्रफल जो है वो 6.25 है। तो ये बताओ शतरंज का क्षेत्रफल कितना होगा, 64 खाने हैं और एक खाना 6.25 का है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 छक्का 36, 6 चौक 24 और 64 का 0.25 से गुणा करेंगे, सबको गुणा करेंगे कितना आएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये अंदर वाला। अब चूंकि अंदर वाला 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमने कहा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई शतरंज में क्या होती है, समान होती है, मतलब ये शतरंज वर्गाकार है। बाहर बॉर्डर भी वर्गाकार होगा क्योंकि चौड़ाई उसका सेम बढ़ाया गया चारों तरफ। तो ये जो शतरंज का भुजा है वो होगा ए स्क्वायर, तो ए का मान क्या आ जाएगा मेरा, 20 आ जाएगा। मतलब शतरंज की भुजा क्या होगी, 20 सेंटीमीटर। लेकिन वो पूछा है पूरे बोर्ड की भुजा की लंबाई, मैं तो अभी शतरंज को निकाला हूं ना, वो पूछ रहा है पूरे बोर्ड की भुजा की लंबाई। तो ये बताइए भुजा की लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये यहां से यहां तक कितना है 20, इधर 2 मीटर बढ़ाया गया, इधर 2 मीटर बढ़ाया गया, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा 24 होगा कि नहीं। तो टोटल पूरे बोर्ड की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ऑप्शन बी टिक करेंगे। क्लियर है। ये शतरंज का है और पूरे बोर्ड का कितना होगा 24, क्योंकि 2 मीटर लंबाई और चौड़ाई दोनों तरफ किनारा वैसा बनाया गया है ना, तो 2 मीटर ऊपर बढ़ेगा 2 मीटर नीचे साइड, तो एक भुजा 24, सारे भुजा 24 के होंगे, क्योंकि वर्गाकार के बाहर में वर्गाकार ही एक समान चौड़ाई के रास्ता बनेंगे। क्लियर हुआ। तो इस तरह से आंसर इसका क्या हो जाएगा 24। चलिए आगे अगला सवाल को देखते हैं, बढ़िया सवाल है। 7 के बाद 8 नंबर। एक समांतर चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, 2 आसन्न भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर, ये सब बहु हो गया कॉपी पेस्ट के चक्कर में, 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं मतलब एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड होगा, भुजा मतलब साइड होता है। समांतर चतुर्भुज कैसे दिखता है जी, मालूम है आप लोग को, आयत को जब हम धक्का देते हैं तो वो दिखता है समांतर चतुर्भुज जैसे, कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होने के साथ साथ क्या होती है, समांतर भी होती है। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होने के साथ साथ क्या होती है, समांतर। तो यहाँ पर ये बताइए, नामकरण कर लेते हैं ए बी सी और डी। ये बोला है एडजेसेंट साइड मतलब आसन्न भुजा ये बी सी और ए बी है, वैसे ही ए डी सी डी है, वैसे ही ए डी ए बी है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए भुजा को हम क्या कहते हैं, आसन्न भुजा कहते हैं। तो मान लो मैं इसको मान लिया कितना 14 मान लिया, बड़ा है तो, और ये क्या मान लेता हूँ 13, तो मेरा जो विकर्ण आएगा वो कितना है बता रहा है, 15 सेंटीमीटर का विकर्ण है। यही रेखा विकर्ण होगी, ये कितने सेंटीमीटर होगा, 15 सेंटीमीटर। भाई ये बताइए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई होता है। क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। तो ये बताइए यहाँ पर आधार तो है 14 मान लो, तो इसकी ऊंचाई कहाँ पता है आपको, नहीं पता है,
तो जब ऊंचाई पता नहीं है तो हम लगाएंगे कैसे? तो हमारे यहाँ कंडीशन ये लगता है कि हमने क्या बताया, जब हमने इसके कोर्स में आपको बताया था तो ये बताया था कि कोई भी समांतर चतुर्भुज है उसका विकर्ण जो होगा तो वहाँ से कोई ना कोई तो त्रिभुज बनेगा। जैसे ए बी और सी त्रिभुज बना है, ए डी और सी बना है, तो जो विकर्ण है वो दो बराबर हिस्से में बांट देता है इसको। मतलब ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी बराबर आपस में क्या होंगे, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग इक्वल होंगे। तो क्षेत्रफल इक्वल होंगे तो यहाँ पर फिर से क्या लगेगा, ट्रिपलेट। अगर लगता है तो लगाना, लगेगा नहीं क्योंकि 90 अंश तो है नहीं, तो यहाँ क्या लगेगा, हीरोन्स का थ्योरम लगेगा, रूट में एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये बताइए चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले तो डिसाइड कर लो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा होगा 2 मल्टीप्लाई त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यही होगा, ठीक है। अब ये बताओ त्रिभुज ए बी सी कैसा है, विषम बाहु त्रिभुज है। तो विषम बाहु त्रिभुज है तो मुझे निकालना पड़ेगा त्रिभुज ए बी सी में। इधर आ जाओ, इधर बताता हूँ, यहाँ पर बताता हूँ कि त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या होगा। त्रिभुज ए बी सी में एस का इक्वल क्या होगा, 15 प्लस 14 प्लस का 13 डिवाइड करेंगे 2 तो हो जाएगा 42/2। एस का मान क्या आ जाएगा जी, 21। अभी तो हल किए सेम प्रश्न, लेकिन ये चतुर्भुज के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर हमारा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, हीरोन्स का फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, हाँ ये ए का मान है, ये बी का मान है और ये सी का मान है, ठीक है। तो ये जो सूत्र लगेगा हमारा रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, वो हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से। चलो एस का वैल्यू क्या है, 21 रख दो। 21 में क्या घटाओगे, 14, क्या आएगा जी 7। 21 में फिर घटेगा 13 तो कितना आएगा जी 8, और 21 में फिर घटेगा 15 तो कितना आएगा जी 6। छोटे छोटे हिस्से में तोड़ लो। 21 को हम क्या कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 7, 7 क्या 21 होता है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 7, 4 8 को कर सकते हैं हम क्या, 4 मल्टीप्लाई 2। ऐसा वैल्यू देखें जो वर्ग है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो फिर छोटा छोटा भाग करना पड़ेगा। यहाँ हम क्या करेंगे 2 गुणा 3, तो देखो 3 2 बार है, एक बार 3 बाहर, 7 भी 2 बार है, एक बार 7 बाहर, 4 में से 2 बाहर हो जाएगा और 2 जो है वो भी 2 बार है तो एक बार 2 बाहर हो जाएगा। तो टोटल क्या आएगा, 7 तिया 21 दूनी 42 दूनी, 7 तिया 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, क्या होगा 84। अब ये आया मेरा 84, क्या त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 84 आया है, तो वो पूछ रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 84, तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 168 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पर है, ऑप्शन डी पर है। तो ये सवाल समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, सब एकदम आपके एग्जाम में आने लायक सवाल है, क्लियर है। बार बार कई बार पूछे जा चुके हैं पेपर में, तो ये सवाल जो है छोड़ के बिल्कुल मत जाइए, ऐसे सवाल बहुत लोग नहीं बना पाएंगे। जो प्रैक्टिस करके जाएगा वही चीज़ बना पाएगा इसको, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है कि होता क्या है। समझ में आ गया कंप्लीट रूप से कि समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होगा तो वहाँ से जो त्रिभुज बनेगा वो दोनों बराबर भागों में कट जाते हैं। क्लियर हुआ, आगे चलें। अगला सवाल हमारा है 9 नंबर, किसी समलंब की समांतर भुजाओं का अनुपात। अब ये समलंब क्या है, ट्रेपेजियम। समलंब चतुर्भुज कैसे दिखता है उसको भी देख लो भाई, चित्र देखोगे तभी तो समझोगे। ये है समलंब चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में 2 समांतर भुजा, ये तो ये दोनों समांतर भुजा होता है, इसका अनुपात दिया है 3 अनुपात, तो ये 3x मान लेता हूँ और इसको 2x मान लेता हूँ। भाई अनुपातिक रूप में है, कहीं ना कहीं मुझे संख्यात्मक मान में निकालना है तो x लगाना पड़ेगा, तो 3x और 2x। उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 450 है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बताया जी, 450 बताया, तो समांतर भुजाओं का योग क्या होगा, 2x और 3x को जोड़कर कितना होगा ये पूछ रहा है। ये बताइए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। चलिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ। समलंब चतुर्भुज का, आगे पीछे हो गया क्या,
क्षेत्रफल। बताओ क्या होगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। समांतर भुजा हम इसको A मानते हैं और इसको हम B मान लेते हैं, तो यही तो होगा। तो ये बताइए 1/2 दोनों भुजा को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, 3x + 2x, और ऊंचाई मेरा क्या दिया है 15। और ये बताइए इसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या दे रखा है 450, तो यहाँ पर मैं रख दूंगा 450। क्लियर हुआ। 450 से गुणा होगा 2 तिर्यक गुणा, तो क्या हो जाएगा 900 बराबर हो जाएगा 5x × 15, 15 एकम 15 और 15 छक्के, तो 5x बराबर क्या आया 60। यही आंसर है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर क्या मिल रहा है 3x और 2x 5x, तो उनका योग ही तो निकालना था, योग निकल गया 60। आंसर में देखो 60 कहाँ पर है, ऑप्शन सी। तो इस तरह से सवाल किए जाएंगे। ठीक है, समझ में आया क्या है समलंब चतुर्भुज क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए अगला सवाल, बहुत बढ़िया सवाल आने वाला है। ये हो रहा है कि नहीं शूटिंग वूटिंग, ठीक है देखने तो बढ़िया। अगला सवाल है, यदि एक समांतर चतुर्भुज जिसका क्षेत्रफल P है, बहुत बढ़िया सवाल है ये, समांतर चतुर्भुज जिसका क्षेत्रफल क्या है, तो कहाँ पर बताऊँ, यही बता दो नीचे। चलो समांतर चतुर्भुज है, ये लीजिए, जिसका क्षेत्रफल क्या है P है। एक आयत जिसका क्षेत्रफल R है, आयत है क्या है जी, जिसका क्षेत्रफल क्या है मेरा R है। आगे और पढ़ लेता हूँ फिर बताता हूँ। तथा एक त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल T है, सभी समान आधार पर और उनकी ऊंचाइयां समान है। आधार समान है और उनकी ऊंचाई भी क्या है समान है, ऊंचाई सेम है, मतलब ऊंचाई जो भी होगा वही होगा सबके लिए। तो ऊंचाई मैं बना देता हूँ वही, यही तो ऊंचाई होगा जी, और इसके अलावा क्या कर सकता हूँ बताओ, कुछ नहीं होगा। तो इनके आधार भी समान है बोला है ना, तो यहीं से निकलेगा फिर ये रेखा, ये लो, ये क्या बन गया आयत। ये क्या है हमारा समांतर चतुर्भुज। आगे क्या बोलता है जी, देखो एक त्रिभुज, उसका भी आधार समान है, उसकी ऊंचाई भी समान है। तो त्रिभुज ले लेते हैं, इसको दूसरा कलर में बना देते हैं, हरा में बना देते हैं, ये लो, इसका भी आधार समान है, इसका भी आधार क्या है जी समान है। ये लीजिए, ये है मेरा क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका नामकरण क्या है T। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का नामकरण क्या है P, और आयत क्षेत्रफल नामकरण क्या है R। ये सब क्या है क्षेत्रफल का नामकरण है। तो इनमें संबंध पूछ रहा है, तो आप पहले इनको निकालने से पहले त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल होता है, आयत का क्या होता है और समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, इसको पहले जानिए। ये बताइए, ये हमारा आधार है, तो ये मैं इसको लंबाई बता सकता हूं क्या, बता सकता हूं क्या। ये आधार है तो इसको हम क्या ले लेंगे जी L लंबाई ले लेंगे, और ये इसकी क्या होगी, यही तो ऊंचाई होगी, ये होगी कि नहीं। मतलब हम खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक जो रेखा परपेंडिकुलर लाइन, वही तो ऊंचाई होगा। ये भी ऊंचाई है, लेकिन ये ऊंचाई नहीं है, ये इसका क्या है P क्षेत्रफल है, इसका समांतर चतुर्भुज का। R जो है वो क्या है क्षेत्रफल है किसका आयत का, और T जो है वो क्षेत्रफल है किसका त्रिभुज का। क्लियर है। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल T बराबर क्या होगा, बहुत आसान है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल सामान्यतः क्या होता है, इसका नाम दिया है T, इसका नाम क्या दिया है T। T बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार को मैं L लिया हूं और ऊंचाई को H, तो L इंटू H हो जाएगा। ये बताओ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका भी होता है आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार क्या है L और ऊंचाई क्या है H। क्लियर है। अच्छा आप इसको B मान के चलाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा चलो B ही ले लेता हूँ मैं, ये लो B। तो यहाँ L की जगह में क्या लिखोगे BH, और यहाँ L की जगह में क्या लिखोगे BH। क्या फ़र्क पड़ना, उसको नाम ही करना तो है। ठीक है। अब हम करेंगे आयत का क्षेत्रफल। अच्छा इसका क्षेत्रफल का क्या नाम था
ये सम चतुर्भुज का क्या बताया था, समांतर चतुर्भुज का P, तो P बराबर हो जाएगा B इंटू एच। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल इसका नामकरण क्या है R, R बराबर क्या होगा, इसका भी BH होता है। तो वो चाहता है कौन गलत है इसमें, तो ये बताओ R बराबर P हुआ कि नहीं, अरे आधार वही है, ऊंचाई भी वही है, तो R बराबर P हुआ कि नहीं, ये मेरा सही है। ये बताओ R जो है T का 2 गुना होगा, क्या क्या दिया है देख लो पहले, आप तो बहुत सारा निकाल सकते हो। P जो है 2T के बराबर है, या ये बताओ P का मान BH है और T का मान आधा है, आधा BH, तो T जो है P का आधा है ना, तो P जो है T का 2 गुना नहीं होगा, तो P इक्वल टू 2T, ये भी सही है। और क्या दिया है, T इक्वल टू R, आपको तो दिख ही रहा है, T इक्वल टू R नहीं होगा जी, P इक्वल टू R होगा, ये P होगा मेरे ख्याल से, देखो तो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पर शायद, नहीं तो असत्य ये भी तो हो सकता है ना। चलो पहले देखते हैं क्या क्या है, 1 मिनट देख लेते हैं। चलो ऑप्शन डी को देखो, P प्लस T, हाँ ठीक है, देखते हैं। T इक्वल टू क्या दिया है, ये ऑप्शन बी में क्या दिया है, T इक्वल टू R/2, ठीक है। ये बताइए R का मान का आधा T होगा कि नहीं, R BH है और ये BH का आधा है, तो R का मान का आधा T होगा ना, होगा ना, तो ये भी तो सही होगा। अरे ये मान लो 100 है, ये मान लो 100 है, तो ये 50 है, आधा है ना उसी 100 का, तो R का आधा T होगा कि नहीं, तो R का आधा T होगा, ये भी सही है। देखो ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो जाहिर सी बात है ये सही नहीं होगा भाई, 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 सही हो गया, तो एक तो गलत होगा ही। तो आपको क्या पूछा है, गलत का चयन करने पूछा है, तो ऑप्शन में आप क्या टिक करोगे, डी को टिक लगाओगे, डी वाला कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। चीज़ें क्लियर, ठीक। तो ये इस तरीके से सवाल, बहुत आसान सा सवाल था, लेकिन ये है कि जब तक इसके गुण धर्म नहीं जानोगे, इसके गुण क्या क्या है नहीं जानोगे, तो फिर पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि इसको फाइंड आउट आप कर पाओ। इसीलिए हम फोकस करते हैं कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ फार्मूला का पूरा एक एक चीज़ पता होना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, इनमें से कौन सा सत्य है, वाह। चलिए, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, किसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, अभी बताएं, एक दूसरे को समद्विभाजित किसको किसको करता है, समचतुर्भुज में भी तो करता है, आयत में भी करेगा, वर्ग में भी करेगा। प्रत्येक समलंब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होते हैं। समलंब चतुर्भुज क्या समांतर चतुर्भुज है क्या, ये समलंब चतुर्भुज है और ये क्या है हमारा समांतर, ये बराबर होगा क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं केवल और केवल समांतर होती है, बराबर कोई नहीं होता है। तो ये तो सत्य कथन है जो गलत है यहाँ पर कथन, ठीक है। एक चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हैं हमेशा एक वर्ग होगा, एक चतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर है हमेशा वर्ग ही होगा, कि समचतुर्भुज भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, सॉरी समचतुर्भुज का क्या है, कंडीशन क्या है, सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो हमेशा वर्ग ही नहीं होगा, समचतुर्भुज भी हो सकता है, तो ये भी कट जाएगा। चौथा क्या बोल रहे हैं, एक समलंब चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं, समलंब चतुर्भुज के विकर्ण समान नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं, देखो समलंब चतुर्भुज 2 तरीके से बनता है, एक तो ऐसे बनता है, तो ये विकर्ण अलग अलग हो सकते हैं, दूसरा ऐसे बनता है, थोड़ा अच्छा से बना देता हूँ, ये लीजिए, तो ये वाला विकर्ण और ये विकर्ण है, ये छोटा बड़ा है ना, ये क्या बोल रहा है, समान होते हैं बोल रहे हैं, तो समान है नहीं, तो ये भी कंडीशन गलत, ये भी कंडीशन, ये भी कंडीशन गलत, सही कौन है। तो कथन में क्या क्या दिया देख लो, केवल कथन एक सत्य है, बस यही सत्य है और क्या, बाकी तो सब असत्य है। हाँ हमेशा दे दिया इसलिए गलत हुआ है, नहीं तो यहाँ पर एक चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर है एक वर्ग है, तो बिल्कुल वर्ग हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक वर्ग है बोला है तो भी वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कंफर्म बोल रहा है कि वर्ग है, तो जब चारों भुजाएं बराबर होंगी तो वो समचतुर्भुज भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है।
अगर वो बोलता वर्ग हो सकती है तो जी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वर्ग है नहीं बता सकेंगे क्योंकि हमारे पास समलंब चतुर्भुज भी अवेलेबल है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। तो इसका आंसर क्या मिला आपको? ऑप्शन ए। सवाल अगला, एक साइकिल का पहिया 3344 मीटर दूरी चलने पर 1520 चक्कर लगाता है। इसके लिए परिभाषा आपको बताया गया था, ट्रिक जो है क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है जी, दूरी बराबर परिधि मल्टीप्लाई चक्कर। भाई कोई भी चक्का घूमेगा तो वो अपनी परिधि से ही घूमता है, तो कितना दूरी है अपना 3344 और परिधि क्या है, परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। आर का वैल्यू क्या दिया है, कुछ दिया है? नहीं दिया है, त्रिज्या ही तो पूछ रहे हो। और कितने चक्कर लगाता है? 1520 चक्कर लगाता है जी। चलिए रख देते हैं मान। तो पाई का मान क्या रखेंगे 22/7, आर का मान निकालना है, 1520 हमारा चक्कर है, 3344। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यूनिट के बारे में क्या होगी बात। यूनिट यहाँ पर ये किस में था, मीटर में, और इधर कोई यूनिट नहीं है अभी, तो आर का जो यूनिट निकलेगा वो क्या होगा, मीटर में आएगा, ये ध्यान रखना। लेकिन ऑप्शन क्या दिया है, हाँ तो घबराना नहीं है, आने के बाद देखेंगे लास्ट में कन्वर्जन कैसे होगा। पहले तो इसको काटो जहाँ तक कटता है। तो 11 दूनी 11 तिया 33 नहीं जाएगा, 11 चौक 44, 2 के पहाड़े से काटो, 2 एक कम 2 152, ठीक है। तो देखो 152 एक कम 1 और 152 दहम, तो हमारा लेफ्ट साइड में क्या बचा 1, राइट साइड में क्या बचा 2/7 और मल्टीप्लाई होके क्या है r है और मल्टीप्लाई होके यहाँ पर 10 है। तो r का वैल्यू हमारा क्या निकल कर आ रहा है जी 7/20, यही निकल कर आ रहा है। ये किस पे निकल कर आएगा, मीटर में, लेकिन ऑप्शन अपने को क्या दिया है सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे और सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 7 पंचे 35। आर का वैल्यू क्या निकल कर आ रहा है, आर का वैल्यू 35 सेंटीमीटर में निकल कर आ रहा है। देखो ऑप्शन में कहाँ है 35, ये है ऑप्शन ए। तो इस तरह से सवाल का आंसर होगा। एक इजी सवाल है लेकिन है बहुत बढ़िया सवाल, रिपीट होते हैं एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। कितने? 4। एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। चारों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। आगे बोलता है चारों वृत्त द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या होगा। चारों वृत्त द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या है, घेरा गया क्षेत्रफल यही क्षेत्रफल को हम घेर के रखे हैं ना, इसी क्षेत्रफल को घेर के। इसके अलावा और कुछ घेरे हैं क्या, नहीं। अब इनका कुछ ना कुछ बताया होगा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहाँ से यहाँ तक कितने सेंटीमीटर 3, यहाँ से यहाँ तक भी 3, यहाँ से यहाँ तक भी 3 और 3 करके ये हो जाएगा टोटल। ये देखो ये 3, ये भी 3, ये 3, ये भी 3, ये 3, ये वाला भी 3, सब त्रिज्या है ना, इसीलिए सब 3 3 है। तो ये बताओ सभी के केंद्र बिंदु को मैं जब मिलाता हूँ, 4 वृत्त है मेरे पास, सभी के केंद्र बिंदु, याद रहे चारों वृत्त एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, स्पर्श हो रहे हैं, तब की स्थिति में जो इनका वृत्त को मिलाएं, वृत्त के त्रिज्या को मिलाएंगे सभी के, मतलब केंद्र से बीच की दूरी बोलो सीधा सीधा, क्या होता है, एक वर्ग होता है। क्या होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, सभी के त्रिज्या एक ही जैसा है 3 3 सेंटीमीटर। तो ये 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो सभी भुजाएं जब बराबर होगी तो कितना क्या कहलाता है, वो वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है जी, वर्ग। तो सभी भुजाएं बराबर है, तो ये जो उनके केंद्र बिंदु से हमने मिलाया, याद रहे सभी वृत्त एक दूसरे से क्या होने चाहिए, स्पर्श करने चाहिए। सभी वृत्त जो है एक दूसरे से क्या कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हो। तो ये बताइए क्या होगा यहाँ पर, वर्ग के क्षेत्रफल में किसको घटाऊंगा, एक वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, और हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगाते हैं। ठीक है, तो हम उतना दिमाग ज़्यादा नहीं दौड़ाएंगे। यहाँ देखो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा और ये चारों हिस्सा में काटा गया, मतलब एक बार वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग
इसको स्पष्ट लिख देता हूं, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, कितने वृत्त है उसका क्षेत्रफल। तो एक वृत्त बनेगा, चारों ये ऐसे मिलाएंगे ना चारों को, तो एक वृत्त बनेगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा क्या है, वर्ग की भुजा जो है वो क्या है, 6 है, क्योंकि इसका त्रिज्या क्या था, 3 था, तो दोनों त्रिज्या को मिलाएंगे तो ये वर्ग की जो भुजा कहलाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो वर्ग की भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर माइनस एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या है, आर का मान 3, तो 3 का वर्ग, तो यहाँ पर 36 माइनस पाई इंटू 9, 3 का वर्ग 9, 9 कॉमन हो जाएगा, किसी को दिया है देख लो, 9 कॉमन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस पाई। ऑप्शन में देखो 9 कॉमन 4 माइनस पाई, 9 कॉमन 4 माइनस पाई, ऑप्शन बी पर मिलेगा। तो इस तरह से सवाल किए जाएंगे, आपके एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं ऐसे सवाल, तो बहुत बढ़िया सवाल था ये। आगे चले अगला सवाल। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, एक वर्ग ABCD के चारों ओर एक वृत्त खींचा गया है, वर्ग के परिवृत्त भी बोल सकते हो इसको, वो क्या बोलेंगे, वर्ग के परिवृत्त, एक वृत्त खींचा गया है, वर्ग के बाहर सभी शीर्षों को मिलाते हुए क्या खींचे हैं, वृत्त खींचे हैं। 4 में से छायादार भाग का क्षेत्रफल 8/7 है। 4 में से एक छायादार, एक रहेगा यहाँ पर, 4 में से एक छायादार भाग का क्षेत्रफल क्या है, 8/7 है। ये वाला क्षेत्रफल क्या है, 8/7, तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, मतलब छायादार भाग का कुल क्षेत्रफल देखो तो क्या हो जाएगा, 32/7। कुल छायादार भाग का क्षेत्रफल 32/7, ये हो जाएगा जी। एक जन 8/7 है तो 4 लोग हैं तो 8 चौक 32, 32/7, सबका हर समान है तो हर साथ ही रहेगा, अंश जुड़ते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए वो बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, तो मेरा वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या तो ये होगी ना, ये आर निकालना है, ये आर है, इसको और आगे मैं बढ़ाता हूं तो ये तो विकर्ण बन जाएगा, विकर्ण बन जाएगा ना, किसका विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग है, किसका है, वर्ग है। ये मान लो मैं वर्ग की एक भुजा को मानता हूं ए, इसको भी ए, इसको भी ए, इसको भी ए, भाई वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है, तो मैं वर्ग की भुजा को मान लिया ए, तो वर्ग का विकर्ण का जो मान आएगा वो क्या होगा, √2 × ए। तो मेरा त्रिभुज का जो वैल्यू आएगा, त्रिभुज बोलता हूँ जी, वृत्त की जो त्रिज्या होगी उसका वैल्यू आएगा वो होगा √2 बटे क्या होगा, √2 × ए बटे क्या होगा, 2। क्यों, क्योंकि ये जो रेखा है वो विकर्ण है, किसके लिए, वर्ग के लिए, किसके लिए है, वर्ग के लिए। अब वो चाहता है क्या, तो वर्ग का विकर्ण हमने माना भुजा ए है, भुजा का मान दिया नहीं है, दिया रहता तो निकाल लेते हैं, भुजा का मान ए है तो विकर्ण क्या होगा, √2 × ए। ये विकर्ण है, वही वृत्त के लिए व्यास है, तो विकर्ण बराबर व्यास, तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा, व्यास है हमारा √2 × ए और बटे में हो जाएगा 2 त्रिज्या। ठीक है, अब देखो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो छायांकित भाग का नहीं निकालेंगे, हम सीधा निकालेंगे किसका क्षेत्रफल, क्या पूछा वो, त्रिज्या पूछा है ना, ठीक है ना। वृत्त के क्षेत्रफल में आप घटा दीजिए किसको, वर्ग के क्षेत्रफल को, वृत्त के क्षेत्रफल में वर्ग के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल सीधा सीधा निकाल देता हूं मैं, 32 बटे क्या होगा, 7 बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r² माइनस a², यही होगा। a बराबर r का संबंध आ गया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अपने को क्या पूछा, r ना, ठीक है। चलो इधर देखो फिर, 32/7 बराबर क्या लिया हूं, पाई, पाई का मान बताओ कितना होगा, 22/7, r का वर्ग, r का वर्ग। तो एक काम करो आप, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके a का मान को रख दो, r का मान सीधा निकल जाएगा हल करके, क्योंकि r पूछा है ना वो, तो इसको हम मॉडिफाई करेंगे तो ये r इक्वल टू आता है
a/√2 परमेयीकरण होता है इसका, तो √2/2 है वो 1/√2 हो जाता है। ठीक है, तो a का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, √2 × r, यही मिलेगा, √2 × r। a के जगह में रखूंगा तब सीधा सीधा r निकल कर आ जाएगा, 22/7 r का वर्ग माइनस √2 × r इसका वर्ग, a का वर्ग, a का मान को मैं पुटअप कर दिया। चलो भाई देखो अब क्या होगा, तो ये साथ साथ काट मत देना, अभी माइनस के साथ इधर लगा है, यही गलती करोगे तो फिर हो जाएगा काम। ये हो जाएगा 32 क्या हो गया 7, ये गुणा होगा तो पहले इसको हल कर लो फिर गुणा करना, 22/7 r का वर्ग माइनस ये रूट के साथ स्क्वायर लगेगा तो 2 हो जाएगा और ये r का वर्ग। क्लियर है जी, तो 22 r का वर्ग माइनस का 7 दूनी 14 r का वर्ग बटे में आएगा 7 और ये हो जाएगा 32/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब ये बताओ 32 बराबर क्या मिलेगा मुझे, 22 में 14 गया तो 8 r का वर्ग, तो 8 एकम 8, 8 चौक 32, तो r का वर्ग बराबर मेरा क्या मिला 4, तो r बराबर क्या होगा, दोनों तरफ रूट लग जाएगा, इसके लिए ये कट गया, इसके लिए √2 आ गया, 2 आ गया वैल्यू, तो r का मान क्या निकल कर आया 2। वो पूछा है वृत्त की त्रिज्या, तो हम आंसर मारेंगे किसको, ऑप्शन बी को। इस तरह से सवाल करेंगे जल्दी से, है ना। इसके और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप और कुछ तिकड़मबाजी कर लो, इतना ही तिकड़मबाजी करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू फुलफिल करके दिया नहीं है उन्होंने, है ना। तो चलिए आगे अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर है 15। दिए गए चित्र में ABCD एक क्या है, आयत है, तो इनमें दिए हुए वृत्त की त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर है, ये यहां से यहां तक क्या है, वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना सेंटीमीटर है 5। तो बोल रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो शेडेड भाग दिख रहा है ना ग्रे कलर में आपको, इस भाग का अपने को क्षेत्रफल पूछ रहा है ऊपर नीचे दोनों तरफ से। तो ये बताओ ये डायग्राम कैसा है, आयत में क्या किया गया है, वृत्त बनाया गया है। तो आयत में कितना वृत्त बना है, 2 ठोक, ये सिंगल एक पूरा है और ये आधा आधा करके सिंगल बनाएगा, तो एक ये और ये दोनों मिला के 2। तो आयत के क्षेत्रफल में मैं क्या कर दूंगा, वृत्त के 2 भाग मतलब 2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल को घटा दूंगा। तो ये बताइए इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ दी है क्या, नहीं, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए ये 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा जी, चलो एक बार लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 5, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा 5, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा 5। उसके बाद देखो ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये भी तो त्रिज्या है 5, ये भी क्या है त्रिज्या है, ये भी क्या होगा 5। तो इस लंबाई और चौड़ाई कितनी आ गई इसकी 10, और लंबाई कितनी आ गई आयत की 5, 10, 15 और 20 आ गया ना, बिना दिए आ जाएगा क्योंकि वृत्त सब एक दूसरे से स्पर्श करते हुए लगे हैं। अब सभी के त्रिज्याओं को जोड़ते हुए चले जाएंगे तो मिल जाएगा अपने को 20 लंबाई। तो आयत का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे हम छायादार भाग का क्षेत्रफल, छायांकित बोला है क्या, कोई बात नहीं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जी, आयत का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल, यही होगा। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा 20 गुणित 10, ठीक है, इसमें हम घटाएंगे 2 गुणित 22/7 गुणित r का वर्ग को, ठीक है। चलो r का मान भी दे रखा है कितना 5, तो यहाँ पर हम क्या कर लें सीधा 5 का वर्ग, ठीक है। तो 20 दहम कितना होगा 200 माइनस ये हो जाएगा 25/22 हम कितना होगा, बोल दो 450 कि 550, 25/22 हम 550 होगा, 550 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 1100 को हम 7 से भाग देंगे और 200 में उसको घटाएंगे जी। चलो 1100 को 7 से भाग दो तो 7 एक कम 7 बचा कितना हमारे पास 4, शून्य के साथ 40, 7 पंचे 35, बचा फिर से 5, 7 सत्ते 49, बचा कितना 1, 7 एक कम 1 और 7 पंचे 35, लगभग आएगा 157.15। इसको हम घटाएंगे तो देखो दशमलव वाला कोई वैल्यू है जो 0.85 होगा, क्योंकि हम 0.15 को घटाएंगे तो 0.85 ही आएगा ना वैल्यू, तो
यूनिट में देखा जाए तो 0.15 घटेगा इधर से तो 0.85 ही आएगा, क्योंकि उस एक में घटाएंगे 0.15 तो 0.85 ही आना है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 42.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम छायांकित भाग का क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इजीली क्लियर हुआ, सारे चीज़ समझ में आ रहा है। चलिए अगला सवाल है 16वां नंबर का। किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के कोने से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड काटे जाते हैं। कितने सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है भाई, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से बोला, सॉरी 4 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है, एक वर्ग है। वहां से हम क्या काट के निकाले हैं, 2-2 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या खंड काटे जाते हैं। कितने सेंटीमीटर वाले, तो ये 4 है तो इसके बीचों बीच ऐसे कटेगा, मतलब ये ऐसे मिलेगा, यहां से ये ऐसे मिलेगा, इधर से इसको ऐसे मिलाएंगे और इधर से इसको ऐसे मिलाएंगे, यही होगा जी। ये लो, अब बोल रहा है बचे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मतलब ये वाला हिस्सा 2-2 सेंटीमीटर का क्या काट दिया हमने, त्रिज्या तो काट दिया, उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है इस हिस्से का क्षेत्रफल को आपको निकालना है। ठीक है जी। तो देखो यहाँ से 2-2 सेंटीमीटर का चारों तरफ काटे हैं, मतलब एक वृत्त बन जाएगा 2 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक पूरा वृत्त बन जाएगा, किस पर, वर्ग पर। तो इस शेडेड भाग का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, बोला है ना बचे हुए भाग का। तो कौन कौन क्या है, देखो बचे भाग का क्षेत्रफल, बचे भाग का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का। या तो आप इसको त्रिज्या खंड के माध्यम से बनाओगे तो भी बना सकते हो। यहाँ पर कितने अंश का कोण, तो 4 बार 90 अंश का कोण है, कितने बार है, 9 चौक 36, 360 डिग्री बन रहे हैं ना, तो सीधा सीधा वृत्त ही बन जाएगा ना। तो क्लियर है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, और भुजा का मान क्या दिया है 4, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर का मान क्या दिया है 2, तो रख दीजिए 4 का वर्ग माइनस पाई 2 का वर्ग, क्योंकि पाई बचा के रखा है ना, तो 4 का वर्ग 16 माइनस 2 का वर्ग 4 पाई, 16 माइनस 4 पाई देखो कहाँ पर है, ऑप्शन बी। इस तरह से सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे बना। तो हम चीज़ों को डायरेक्टली ना देखकर इनडायरेक्टली थोड़ा सा देखोगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको डायरेक्ट नहीं दिया है ना कि वर्ग में क्या करो, वृत्त के क्षेत्रफल वर्ग में निहित है। अगर ये इसको ऐसा बोल देता तो कितना आसान हो जाता बताओ। अगर मैं इसको देखो, अगर मैं सवाल दे देता कि एक वर्ग है उसके अंदर में क्या बनाया गया, वृत्त बनाया गया, और बताओ कि बचे हुए जो भाग हैं इनका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आसान हो जाता ना। वर्ग में सीधा घटा देते हम, वृत्त को हटा देते कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं दिया। वो क्या किया कि इसको आधा आधा भाग से कटवा दिया चारों तरफ से, तो चारों तरफ से कटवाया तो भी तो वृत्त ही है वो। क्लियर हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमाता है, आपको घूमना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है बस। तो चलिए साथियों अगला क्वेश्चन हम समझते हैं, देखते हैं। अगला सवाल है 17 में पहुंचे हैं अभी हम लोग, 8 क्वेश्चन और बचा है। टोटल हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं पूरे वीडियो में, है ना। लकड़ी के एक डिब्बे की माप 20 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर है। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। इस बक्से को बनाने में प्रयोग हुई लकड़ी का आयतन, प्रयोग हुई लकड़ी का आयतन निकालना है, ना कि बने डब्बे का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, प्रयोग किए गए लकड़ी का वॉल्यूम निकालना है। तो बताइए हमारे पास क्या है जी, एक डिब्बा है, कौन सा, लकड़ी का, तो यही बना दो। एक लकड़ी का हमारे पास क्या है, डिब्बा। इसका कलर थोड़ा चेंज किया जाए, ये भगवा रंग लगाया जाए। एक क्या कर देते हैं, लकड़ी का एक डिब्बा बना दिए। उसमें बोला है कि लंबाई जो है 20 है, चौड़ाई जो है वो 12 है, और ऊंचाई, सॉरी चौड़ाई ये नहीं है, ये चौड़ाई होगा 12, और ऊंचाई कितना है 10, सभी सेंटीमीटर पे है। बोल रहा है कि लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो मोटाई है
वो कितना है 1 सेंटीमीटर है। तो लकड़ी बनाने डब्बा बनाने के लिए लकड़ी जितना लग रहा है उसका आयतन को पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, कुल आयतन क्या है ये बताओ, कुल डिब्बे का आयतन, कुल डिब्बे का आयतन हमारा होगा 20 गुणित 12 गुणित 10, तो 12 दूनी 24, 2400 हो जाएगा। कुल डिब्बे का आयतन कितना आया 2400। अब ये बताओ, जब मैं एक एक सेंटीमीटर चौड़ाई के चारों तरफ अंदर में क्या बनाऊंगा, लकड़ी बनाऊंगा, तो मेरा जो अंदर वाला हिस्सा है यहाँ से अंदर अंदर तक होते हुए तो कितना हो जाएगा ये 19 कि 18 होगा, कितना होगा 18, इधर से 1 सेंटीमीटर इधर से 1 सेंटीमीटर, 20 टोटल है तो 18 हो जाएगा। वैसे ये ऊंचाई कितना होगा, अंदर अंदर 8 हो जाएगा, और ये जो चौड़ाई है वो अंदर अंदर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, एक एक दोनों तरफ से कम। तो मेरा आंतरिक डिब्बे का आयतन क्या होगा 18 गुणित 10 गुणित का 8, 18 8 144, तो 1440 हो जाएगा। क्लियर हुआ। कुल डिब्बा मतलब बाहर से देखने पर कुल डिब्बा का आयतन 2400, अंदर अंदर देखने पर 1440। तो मेरा मटेरियल लगा है वो दोनों का डिफरेंस होगा कि नहीं, तो लकड़ी का आयतन निकल जाएगा, लकड़ी का आयतन तो ये हो जाएगा अपना 2400 माइनस 1440। देखो ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं, 14 में 960 है, ऑप्शन में कोई कहाँ है, ऑप्शन ए। तो 960 आपका सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी बनाने में उसका आयतन लगा है। ठीक है, तो बाहर वाले आयतन में अंदर वाले आयतन के वैल्यू को घटाएंगे तो हमारा आएगा 960 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी लगा है इतना बनाने में उसको। ओके, अगला सवाल 18वां, किसी 40 सेंटीमीटर लंबी 15 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोने को 4 सेंटीमीटर की चादर काट ली जाती है। एक आयताकार हमारे पास कोई क्षेत्र है, उसका नाम क्या है, चादर है, वो भी कैसा है, वो चादर है। देखो भाई यहाँ पर देखो, अब ये 40 है और ये कितना है जी 15 है। बोला 4 सेंटीमीटर की चादर काट ली जाती है कोने से, कितने से, कोने से, तो सभी कोने से 4-4 सेंटीमीटर कटेगा ऐसे। चार सेंटीमीटर सभी कोने से मैंने क्या कर दिया, काट लिया। तो ये 4 है, ये भी 4 है, ये 4, ये भी 4, ये 4, ये भी 4, ये 4, ये भी 4। अब इसको क्या किया गया है, बचे भाग को मोड़कर, तो इसको हमने जैसे काट के निकाला, जो बचा हुआ भाग होगा उसको हम क्या कर दिया गया, बक्सा के रूप में मोड़ दिया। तो बक्सा कैसे दिखेगा, ऊपर से खुला हुआ दिखेगा, ऊपर तो ढकेगा नहीं, ऊपर से खुला हुआ दिखेगा ना, तो बक्सा दिखेगा कैसे, देखो यहीं पर बना देता हूं। इसकी हाइट जो होगी वो क्या होगी, 4-4 सेंटीमीटर की होगी। इसकी हाइट जो होगी वो क्या होगी जी, ये जो हाइट बन के आएगा वो कितना सेंटीमीटर होगा, 4 ना, क्योंकि इसी को काट के ऐसे मोड़ दिए है ना जी, कागज को जैसे काट के मोड़ते हैं कॉर्नर से, तो वैसे ही इसको मोड़ दिए हैं कॉर्नर से, तो इसकी हाइट जो होगी वो 4 होगी सभी तरफ से। तो इसकी ऊंचाई क्या हो गई, इसकी ऊंचाई जो है वो 4 हो गई। इसकी चौड़ाई क्या हो गई और लंबाई क्या हो गई, इसकी लंबाई क्या होगी और चौड़ाई क्या होगी, बस इसी को ध्यान देना है, आंसर निकल जाएगा। लंबाई और इसकी जो है चौड़ाई, ये लीजिए एल और बी। लंबाई क्या होगा, लंबाई मेरा 40 था, इसमें से 4 इधर मोड़ा 4 इधर मोड़ा, तो बीच में बचा कितना 32, तो लंबाई 32 हो जाएगा इसका। ये 15 चौड़ाई था, 4 ऊपर 4 नीचे, बचा कितना, ये वाला भाग 8 कम हो जाएगा ना 15 में, कितना बचेगा 7, तो चौड़ाई 7 बचा, ऊंचाई 4 हो गया है, 32 लंबाई है। अब इसका क्या पूछ रहा है वो, आयतन। तो भाई बक्से का आयतन क्या होगा, इधर निकाल ही देता हूँ, बक्से का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित मतलब घनाभ का आयतन, एल बी और एच। एल का वैल्यू कितना होगा
32, बी का वैल्यू 4, एच का वैल्यू 7। चलिए 7 चौक 28, 32 मल्टीप्लाई 28, 28 दूनी 56, 28 दिया 84, 84 में 5 जोड़ो 89, 896 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, टोटल इस वैल्यू में आ जाएगा इसका, ऑप्शन ए। ठीक है, सवाल समझ में आए कैसे बनाया गया, ये सब समझ में आ गया। तो ऐसे लेवल के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। चलिए सवाल अगला है हमारा, 8 सेंटीमीटर 4 और 2 विमाएं वाली एक ठोस घनाभ को गलाकर 2 सेंटीमीटर की कोर वाली समान घनों में ढाला जाता है। घनाभ को पिघलाकर क्या बनाए हैं, गलाकर पिघलाकर मतलब क्या होता है, आयतन। सीधी सी बात है, जल्दी से निकालने का तरीका है। मतलब यहाँ क्या होगा, घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन। चूंकि घन छोटा छोटा है इसीलिए घन की संख्या निकाल कर आएगी। भाई बड़े वाले चीज को आप छोटे छोटे बनाओगे तो छोटे छोटे की संख्या इंटू उनका एक जन का आयतन बराबर टोटल आयतन। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी, घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और घन का आयतन क्या होता है, ए का क्यूब। भुजा का मान दे दिया है आपको 2 सेंटीमीटर। सभी में यूनिट समान है कि नहीं, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सब कटेगा। 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, टोटल कितने घन हो जाएंगे, 8 घन हो जाएंगे। ये देखो ऑप्शन डी। सवाल समझ में आया, ये इजी सवाल था एकदम सा, है ना। चलिए अगला सवाल 20 नंबर, एक आयताकार कागज के टुकड़े को जिसकी माप 22 बाई 15 है। एक आयताकार हमारे पास क्या है, टुकड़ा है, जिसकी माप क्या है जी, 22 बाई 15। यहीं पर देखो करता हूँ, इसको बनाता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये मान लेते हैं 22 सेंटीमीटर है और ये कितना है, 15 सेंटीमीटर है। लंबी भुजा की तरफ से, लंबी भुजा कौन है, 22 सेंटीमीटर की तरफ से इसको मोड़ा जाता है। तो जैसे मोड़ूंगा मैं, ये क्या बनेगा, बेलन बन जाएगा। तो ये वाला हिस्सा क्या है, 22 है, मतलब इसकी परिधि क्या होगी, 22 सेंटीमीटर होगी। इसी को तो मोड़ा हूं ऐसे गोल। ठीक है, तो 22 सेंटीमीटर ये लंबाई था, और लंबाई को सर्कल ले लेगा तो परिधि बोलते हैं। तो परिधि तो हो गया 22 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई ज्यों का त्यों अभी भी 15 बना रहा। तो जैसे ही मैं इस आयत को मोड़ता हूं तो क्या बनता है, मैंने बताया भी था कि आयत कैसे बनता है, एक आयत बोलता हूँ जी, एक बेलन कैसे बनता है, एक आयताकार चादर होता है, उसको हम मोड़ देते हैं ऐसे गोल करके, तो वो बना लेता है। एग्जाम्पल भी बताया था पेपर से मोड़ के। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो लंबाई होगी उसके सापेक्ष ऐसे मोड़ा गया है, मतलब 22 सेंटीमीटर क्या है, हमारी परिधि हो जाएगी। तो ये बताइए वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि 2 पाई r बराबर क्या हो जाएगा, 22। तो 2 गुणित 22/7 गुणा में r बराबर 22, 22 कट गया, r बराबर आ जाएगा 3.5, 7/2 जी, r बराबर क्या आ जाएगा 3.5। अब क्या पूछ रहा है वो, अधिकतम आयतन बेलन का, मतलब वही है बेलन का आयतन जो आएगा वही अधिकतम आयतन। r निकल गया 3.5, h दे दिया है 15, और क्या तकलीफ है फिर। बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन का क्या फार्मूला है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है हमारा पाई r² h। चलिए पाई का मान क्या होगा, 22/7, r का मान 3.5, और क्या करूं मैं 15, h को 15 लेना पड़ेगा ना, अच्छे से लिख दो फार्मूला, ये लो। तो यहाँ से हम हल करेंगे तो 10 नीचे दशमलव हटाएंगे 10, नीचे दशमलव हटाएंगे 10, 7 से गुणा करेंगे, 7 पंचे 35, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 एकम 2 11, 11 गुणित 7 गुणित 15 बटे हो जाएगा 2। ठीक है, इसको फाइनल हम हल करेंगे तो कहाँ है दशमलव वाला, कोई है, ये 577.5 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, इसीलिए क्यूब में आया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा। अच्छा 2 था इसीलिए हमने क्या किया, 0.5 को लिया, क्योंकि इकाई में इसके क्या था 15 ना, इकाई में क्या था 5 था ना, इकाई में 5 है, मतलब पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा वो,
अब पूर्ण देखो तीनों क्या है, विषम संख्या है ना, 3 विषम संख्या एक साथ गुणा होती है तो विषम संख्या ही होगा। तो विषम संख्या होगा तो मैं 2 से भाग दूंगा तो 0.5 वाला ही कॉन्सेप्ट आएगा, आंसर मार देंगे ए। क्लियर है? हाँ, जैसे मान लो 25 है, 25 को मैं 2 से भाग दूंगा दशमलव में ही आएगा। तो लास्ट में विषम संख्या 2 से भाग दे रहे हैं तो वो वैल्यू दशमलव में आधा ही आएगा, 2 से भाग देने के कारण आधा हो जाता है वो। विषम संख्या सम संख्या वाला पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो सवाल क्रमांक अगला 21 की ओर चलते हैं। 21 नंबर सवाल, किसी बेलन के आधार की परिधि 6 पाई है। आधार की परिधि अभी तो बताया, आधार की परिधि क्या है, 2 पाई आर है, ये है 6 पाई। तो पाई से पाई कट गया तो आर बराबर क्या निकला जी, 3। अरे 2r बराबर 6 है तो r बराबर क्या होगा, 3। आगे बोलता है बेलन की ऊंचाई तथा आधार का व्यास, आधार का व्यास और ऊंचाई समान, तो h इक्वल टू क्या है, d। मतलब h इक्वल टू डी का है, इसका मतलब है h इक्वल टू 2r, क्योंकि r बराबर क्या होता है, 2d। व्यास का दोगुना क्या होगा जी, त्रिज्या। व्यास का दोगुना क्या होगा, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, त्रिज्या का दोगुना क्या होगा, व्यास, या व्यास का आधा क्या होगा, त्रिज्या। तो d बराबर क्या होगा, 2r। ये रहने दीजिए इसको। r का मान क्या आया है, 3, तो h का मान क्या आ जाएगा, 6। अब क्या पूछा है देखो, तो बेलन में पानी की मात्रा लीटर में ज्ञात करो। किस में ज्ञात करना है, लीटर में, और इसको ये किस में दिया है, सेंटीमीटर में, और ये भी किस में है। तो चलिए भाई लीटर में निकालना सीखते हैं। पाई को बचा के रखा है, तो पहले तो बेलन का आयतन क्या है ये बताओ। अभी हमने देखा बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। पाई का मान क्या होगा, अच्छा पाई तो ज्यों का त्यों रखा है। पाई आर का मान क्या है, 3, तो 3 का वर्ग 9, और एच का मान 6, 9 छक्के 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब आया है मेरा। लेकिन वो बोल रहा है लीटर में निकालो आंसर को। तो बताइए, आप लोग को बताया गया है कितने मीटर क्यूब बराबर 10,000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर कि 10,000, 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। चलिए भाई 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, तो हम यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे। चलो तो पहले तो इसको मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा, फिर देखेंगे ऑप्शन में लीटर में क्या क्या आ रहा है। तो 54 को मैं कितने जीरो से भाग दूं, 6 जीरो से भाग दूंगा और लिखूंगा मीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर 3 बार है। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, सॉरी 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर क्या होगा जी, 100 सेंटीमीटर होगा। 1 मीटर बराबर, तो मैं 3 बार सेंटीमीटर है उसको मीटर में बदलूंगा तो 100 से 3 कंटिन्यूसली क्या दूंगा, भाग, मतलब 6 जीरो से भाग। अब मैं मीटर क्यूब को लीटर में बदलना चाहता हूं, तो 1000 मीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर, ऐसे करो, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर पानी आता है। मतलब एक टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1-1 मीटर की है, तो उस टंकी में 1000 लीटर पानी आएगा। तो वैसे ही यहाँ पर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये अब किस में बदल जाएगा जी, लीटर में। 3 जीरो ऊपर का, 3 जीरो नीचे का कट गया। अब देखो कितना जीरो नीचे, 3 जीरो, तो 1 अंक, 2 अंक और तीसरा अंक इसके पहले दशमलव, तो ये हो जाएगा पाई। पॉइंट का 054 ऑप्शन में है, पॉइंट का 054 पाई आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चले, अगला सवाल 22 नंबर। सेशन समाप्ति की ओर है, मात्र 2 सवाल और बचे हैं इसके अलावा, है ना। देखिए, यदि किसी निकासी पाइप का आंतरिक व्यास 7 सेंटीमीटर है, यदि पानी का बहाव 12 सेंटीमीटर पर सेकंड है, 1 सेंटीमीटर में 12 सेकंड, तो 1 घंटे में निष्कासित पानी की मात्रा कितनी होगी ये बताइए। 1 सेकंड में 12 सेंटीमीटर, तो 1 घंटे में कितने सेंटीमीटर होगा, आइए निकाल लेते हैं। 1 सेकंड में पानी का बहाव कितना है, 12 सेंटीमीटर बोला है ना प्रश्न ने। 1 सेकंड में 12 सेंटीमीटर, तो भाई सवाल क्या बोला है वो, 1 आवर, तो 7 सेंटीमीटर व्यास दिया है ना इसका, ठीक है कोई बात नहीं। 1 घंटे में क्या होगा, तो 1 घंटे बराबर कितना, 100 सेकंड। 1 घंटे बराबर कितना,
3600 सेकंड ना, तो 12 गुणित 3600, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ये 1 सेकंड का वैल्यू था ना, तो 1 सेकंड, घंटे को सेकंड में बदल के गुणा करेंगे ना, तो 3600 सेकंड को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छक्के 72, 12 तिया 36, 36 में 7 जोड़ेंगे तो 43,200 सेंटीमीटर 1 घंटे में क्या होगी, पानी की डिस्टेंस होगी। भाई अपने को निष्कासित पाइप है, निकासी पाइप है, पाइप कैसा है, बेलनाकार है, कैसा है, तो बेलन के लिए मुझे चाहिए ऊंचाई और बेलन के लिए मुझे चाहिए त्रिज्या। तो त्रिज्या तो दे दिया था, व्यास वहाँ से निकल जाएगा, तो त्रिज्या मुझे दे दिया है 7/2 मतलब 3.5, और मेरा ऊंचाई निकल कर आया है यही जो 1 घंटे में तय करेगा दूरी। ठीक है, कितना होगा 43,200 सेंटीमीटर। ठीक है जी, सेंटीमीटर में है दोनों, लेकिन ऑप्शन में देखो क्या बोलता है, निष्कासित पानी की मात्रा किस में निकालना है, लीटर में, तो फिर वही कॉन्सेप्ट फंसेगा। तो चलो पहले तो आप निकालो, पहले क्या हो रहा है इसका, 43,200 सेंटीमीटर पर 7 सेंटीमीटर व्यास पर रखे गए पानी की जो मात्रा है वही इसका निष्कासित मात्रा होगी। मतलब वो जो पानी रखाएगा ठोस बेलन की तरह, एक पाइप ऐसे लंबा, उसमें पानी रखाया है, वो आयतन इस निकाले निष्कासित पानी के आयतन के क्या होगी, बराबर। मतलब हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन लगाएंगे। बेलन का आयतन क्या होगा, बताओ भाई, बेलन का आयतन πr² h, अरे यार क्या हो गया इसको, πr² h। सभी का वैल्यू किस में आएगा, अभी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, वो चाहता है लीटर में बदल के बताओ। तो 22/7, 5 पंचे 25, 4 तिया 12.25 मल्टीप्लाई 43200। यहाँ तक क्लियर जी। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरा आंसर किस पर आ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब पर, किस पर आ रहा है, तो मैं इसको अब सीधा लीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो 22/7, ये 1225 बटे क्या हो जाएगा 100, इस 2 जीरो को हटाऊंगा, 2 अंक को, तो 2 जीरो लगाऊंगा, ये हो जाएगा 43,200। अभी किस में है ये, सेंटीमीटर क्यूब में, 2 जीरो कट गया, फाइनल मेरा 7 से कट रहा है क्या, कोई ये कट रहा है क्या 7 से, देखो 7 एकम 7, 7 सत्ते 49 कटेगा, 7 एकम 7, बचा कितना 5 2 52, 7 सत्ते 49, बचेगा कितना 3, 5 के साथ 35, 7 पंचे 35, तो मेरा 22 मल्टीप्लाई 175 मल्टीप्लाई 4 3 2। देखो सब में यूनिट अलग अलग है, यूनिट डिजिट एक जन का आ गया, मतलब उत्तर निकाल लेंगे। ये किस में है, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो मैं इसको पहले मीटर में बदलता हूँ। ये क्या हो गया, अब मीटर क्यूब हो गया, क्या हो गया जी, मीटर क्यूब हो गया। 20175 गुणा 432 बटे में क्या आएगा 6 जीरो, और इधर क्या आ जाएगा 1000। अब ये हो जाएगा लीटर में, किस में हो जाएगा, लीटर में। तो ये 3 जीरो, इसका 3 जीरो, जय श्री राम। अब बताओ, अब फंस जाओगे ना, इसलिए शुरू में कर रहा था मैं उसको। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इधर आओ। 22 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 175 से, और किससे होगा 432 से। ऊपर में इतना ही है, और नीचे हम किससे भाग दे रहे हैं, 1000 से। मतलब 3 अंक पहले दशमलव लगाना है। चलो 3 3 6 और 1 7, ये आ गया 1663 बटे क्या हो जाएगा 1000। 2 जीरो कट गया, 1 जीरो के वजह से 1663.2 लीटर में आएगा, 1663.2 लीटर में आएगा, ऑप्शन है। तो इस तरह से सवाल हल करेंगे हम, ठीक है। आगे चले फिर, अगला सवाल है हमारा 23। 2 शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:1 है। देखो हाँ 4:5। शंकु का आयतन, तो वॉल्यूम 1
और वॉल्यूम 2। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा जी? वॉल्यूम 1 और रेशियो वॉल्यूम 2। पाई शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r1² h1। पहला है तो पहला 1/3 पाई r2² h2। अब उन्होंने आयतन का अनुपात को दिया 4:5 और त्रिज्या का अनुपात दिया है 2:3। मतलब r1 बराबर 2 दिया है, r2 बराबर 3 दिया है, v1 बराबर 4 दिया है और v2 बराबर क्या दिया है? 5। आयतन है ना ये, तो वो ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा होगा, ऊंचाई को पूछ रहा है। चलिए निकाल देते हैं। ये दोनों कटेंगे 1/3 1/3 कांस्टेंट वैल्यू। v1 का मान क्या है? 4। v2 का मान क्या है? 5। r1 का मान 2, 2 का वर्ग 4, h1 बचेगा। r2 का मान 3, 3 का वर्ग 9, h2 बचेगा। कट रहा है क्या कोई किसी से? 4 से 4 कट गया, 9 एक कम 9, तो h1/h2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9/5। ये हमारा आंसर है। देखो 9/5 कहाँ है? ये ऑप्शन है। क्लियर है? इस तरह से सवाल किए जाएंगे। आइए चलते अगले क्वेश्चन पर। 24 नंबर, इसके बाद अब सेकंड लास्ट सवाल है हमारा इस सेशन का। टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, 10 सेंटीमीटर कोर वाले दो घनों को आपस में जोड़कर रखा गया है। 10 सेंटीमीटर क्या है? घन है। उसको आपस में क्या किया गया? ये एक घन है, सेम टू सेम दूसरा भी घन है। आपस में क्या कर दिया? मैं उसको जोड़ दिया। ये लो जी, ऐसा ही दिखेगा। इसका कलर बदल देता हूँ तो और अच्छा हो जाएगा। लाल कर दो। ये लो, तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना था? वो 10। इसको बगल में फिर से 10 बना दिया तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? लेकिन इसकी ऊंचाई तो वहीं का वहीं है ना, 10, और इसकी चौड़ाई भी वहीं का वहीं है। ये वाला चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, वो भी क्या है? 10। चौड़ाई में परिवर्तन नहीं आएगा, ऊंचाई में परिवर्तन नहीं आएगा। जब कभी घन को एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक रखते जाएंगे तो उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, चौड़ाई और ऊंचाई में वृद्धि नहीं होगी। उस कंडीशन में पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। तो ये बताइए, अब ये जो घन था, एक के पीछे एक, एक के बगल में एक लगाते गए तो वो क्या बना लिया? घनाभ। घनाभ का क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है जी? 2LB + BH + HL, यही होता है। अब ये हम मान लेते हैं L है, ये B है, ये H, ये B है और ये H है। तो L का मान कितना है? 20। 20 गुणित 10, 10 गुणित 10 और 20 गुणा फिर से 10। 20 दूनी 200, 200, 400, 400 और 1, 500 गुणित 2, 1000। कितना आएगा? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सवाल? ओके, ये सब इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये सब। अगला सवाल है 25 नंबर। एक घनाकार बर्तन से साइड की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसमें अधिकाधिक कितनी लंबाई का रॉड? बताओ भाई, कोई भी घनाकार हो या वर्गाकार हो, उसमें अधिकाधिक कितनी लंबाई की हम छड़ रख सकते हैं, बांस रख सकते हैं या कोई वस्तु रख सकते हैं? सबसे अधिक हम क्या रख सकते हैं? विकर्ण की लंबाई। विकर्ण कौन है? देखो, विकर्ण यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है, या फिर आप बोलोगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो है। ठीक है, तो विकर्ण पूछ रहा है ये। सबसे अधिकतम लंबाई किसको बोलते हैं? विकर्ण को। तो विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण क्या होता है? √3 गुणित भुजा, और भुजा का मान दिया है 4√3। सवाल का आंसर 4√3, ऑप्शन बी। इस तरीक़ा से हमारे 25 सवाल कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सभी को बढ़िया लगा होगा, मज़ा आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और हमारे चैनल से जुड़ते रहिए। और अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस की आवश्यकता है तो हमारे दिए गए एड्रेस पर आप पूछ सकते हैं या दिए गए नंबर पर आप इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं हम अगले वीडियो पर। धन्यवाद।